रीना और पूजा छुट्टियों में पहली बार क्रूज पर निकली थी। समंदर का खुला नीला आसमान, पानी की अनंत लहरें और दूर दूर तक सिर्फ शांति। लेकिन वही सफर कुछ घंटों में खौफनाक सपने में बदल गया। रात करीब 11 बजे अचानक मौसम बिगड़ने लगा। बादल घिर आए, हवा का शोर तेज हो गया और लहरें ऊंची होने लगी। लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। चीखें, रोना और अफरा तफरी का माहौल था। दोनों बहनें डेक पर खड़ी थीं, तभी एक जबरदस्त झटका लगा। जहाज एक अदृश्य चट्टान से टकरा गया और बुरी तरह हिलने लगा। रीना ने पूजा का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन भीगी हुई लकड़ी पर पैर फिसला और दोनों लहरों में बह गईं। जब रीना की आंख खुली तो उसने खुद को रेत पर पड़ा पाया। सिर दर्द से फटा जा रहा था और कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। उसके बगल में पूजा भी बेसुध पड़ी थी। धीरे धीरे उसने आंख खोली और कांपते स्वर में बोली, हम कहाँ हैं दीदी? रीना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ सुनसान समुद्र तट, झूमते नारियल के पेड़ और टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दोनों के मन में था, बाकी सारे लोग कहाँ गए? सुबह होने पर रीना और पूजा ने चारों तरफ खोज शुरू की। रेत पर फैले टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े और कुछ कपड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन किसी इंसान का नामो निशान नहीं। दोनों बहनों ने पूरी ताकत से तट के किनारे किनारे लंबा पैदल सफर किया, पर जहां तक नजर गई वहां सिर्फ खामोशी और लहरों की आवाज थी। रीना की सांसें तेज हो गईं। उसने पूजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ डर था। तभी रेत में आधा दबा एक पुराना बैग मिला। दोनों ने उत्सुकता से खोला तो उसमें कुछ गीले बिस्किट के पैकेट और एक छोटी पानी की बोतल थी। भूख और प्यास से बेहाल पूजा ने तुरंत बोतल उठाई, मगर रीना ने हाथ रोक लिया। धीरे धीरे, हमें पता नहीं ये कब तक चलेगा। ये सुन पूजा की आंखें नम हो गईं। दिन भर धूप की तपिश ने और थका दिया। दोनों बहनें एक बड़े पेड़ की छांव में बैठकर सोचती रहीं कि शायद कोई जहाज गुजर जाए, मगर आसमान खाली ही रहा। शाम ढलते ही हवा ठंडी और समुद्र का शोर और गहरा हो गया। रात आई तो अंधेरा ऐसा था कि सामने हाथ तक दिखाई न दे। तभी झाड़ियों की तरफ से चरमराने और पत्ते हिलने की आवाज आई। पूजा डर से रीना से लिपट गई। दोनों ने ध्यान से सुना, जैसे कोई धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रहा हो। रीना ने कांपती आवाज में कहा, शायद हवा होगी, लेकिन मन में सवाल गूंजता रहा, क्या सच में वहां कोई और है? सुबह की पहली किरण के साथ ही रीना और पूजा ने तय किया कि अब उन्हें किसी तरह मदद का संकेत देना होगा। दोनों ने अपने हाथों और लकड़ी के टुकड़ों से रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा। दूर से देखने पर यह शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगर कोई जहाज यहां से गुजरा तो जरूर देख लेगा। दिन भर वे समुद्र की ओर टकटकी लगाए बैठी रहीं। सूरज की तपिश, प्यास और थकान ने बदन तोड़ दिया, लेकिन वे एक पल के लिए भी आसमान और पानी पर से नजरें नहीं हटाती। कई बार उन्हें लगा कि दूर कहीं धुंधले से धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पर ध्यान से देखने पर सब लहरों का खेल निकला। शाम होते होते उनकी उम्मीद धीमी पड़ गई। पेट खाली था और गला सूख रहा था, मगर सबसे भारी बोझ था इंतजार का। जब रात हुई, अंधेरे ने चारों तरफ खामोशी फैला दी। वे दोनों पेड़ के नीचे सिकुड़ कर बैठ गईं। तभी पूजा ने धीमे स्वर में कहा, दीदी, मुझे लगा अभी किसी ने हमें देख रहा था। पीछे झाड़ियों से नजरें महसूस हो रही थीं। रीना का दिल जोर से धड़का, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आकाश की तरफ देखने लगी, जहां तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। रीना जानती थी, अगर उसने पूजा की बात मान ली तो डर और बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में भी वही सवाल उठ रहा था, क्या सच में कोई उन्हें देख रहा है? कुछ ही दिनों में बैग से मिले बिस्किट और पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई। भूख और प्यास ने दोनों बहनों को कमजोर कर दिया। रीना ने मजबूरी में नारियल तोड़ने की कोशिश की। कई बार हाथ कटे, छिल गए, पर आखिरकार नारियल खुला और कुछ घूंट पानी जैसा रस मिला। वही उनका सहारा बन गया। पूजा ने समुद्र तट के पास कुछ जंगली फल भी तोड़े। रीना ने पहले संदेह से देखा, लेकिन जब भूख असहनीय हो गई तो उन्होंने वहीं कच्चे फल खा लिए। पेट भरने के बजाय सिर्फ थोड़ा सा जीने का सहारा मिला। दिन ढलते ही वे दोनों फिर तट पर बैठ गईं। आसमान और पानी पर नजरें जमाए, लेकिन अब उम्मीद पहले जैसी नहीं रही थी। हर गुजरता पल उन्हें और बेचैन करता। इसी दौरान पूजा अचानक चीख पड़ी। उसने झाड़ियों में आधा दबा हुआ कुछ देखा। पास जाकर उन्होंने खींचा
तो मिट्टी से सनी एक टूटी हुई चप्पल निकली। उसके साथ ही एक जंग खाया लोहे का डिब्बा भी पड़ा था, जो शायद बहुत सालों से वहीं पड़ा था। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। रीना ने डिब्बा उठाया और धीरे से खोला, पर अंदर सिर्फ जंग और गंध थी। चप्पल देखकर पूजा की आंखों में डर उतर आया। दीदी, ये यहां कैसे आया? क्या पहले भी कोई यहां फंसा था? रीना ने जवाब नहीं दिया। उसके मन में भी वही सवाल गूंज रहा था। क्या सचमुच कोई इस सुनसान जगह पर उनसे पहले रह चुका था? 5वें दिन से पूजा की हालत बिगड़ने लगी। तेज बुखार, कांपती देह और ठंडी सांसें। रीना घबराकर उसके पास बैठी रही। उसने समुद्र के पानी से कपड़ा भिगोकर माथे पर रखा, मगर राहत थोड़ी ही देर मिली। पूजा कमजोर आवाज में बोली, दीदी, हम यहीं मर तो नहीं जाएंगे? रीना का दिल कांप गया। उसने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वही डर उसे भी खाए जा रहा था। दिन ढलते ढलते रीना खुद थकान और भूख से बेहाल हो गई, लेकिन पूजा की हालत देखकर उसे नींद नहीं आई। वह बार बार आसमान की ओर देखती, मानो कोई चमत्कार हो और उन्हें बचा ले। तभी अचानक पूजा ने इशारा किया, दीदी देखो, रोशनी। रीना ने नजर उठाई तो सचमुच दूर समंदर में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। दोनों बहनें पागलों की तरह उठीं, हाथ हिलाने लगीं, चिल्लाईं, हम यहां हैं, मदद। रीना ने आग जलाने की भी कोशिश की, लेकिन गीली लकड़ी ने साथ नहीं दिया। कुछ मिनट तक वह रोशनी लहरों के बीच टिमटिमाती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों बहनें रोती हुई रेत पर गिर पड़ी। पूजा बुखार में बड़बड़ाती रही और रीना खुद से सवाल करती रही, क्या सच में कोई जहाज वहां था, या यह सिर्फ उनकी थकी आंखों का भ्रम था? समय बीतता गया, मगर हालात और कठिन होते चले गए। भूख अब हर पल दोनों की सोच पर हावी रहने लगी थी। नारियल और कुछ जंगली फल ही सहारा थे, लेकिन वह भी पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। पूजा बार बार कहती, दीदी, अगर हमें कोई नहीं ढूंढा तो? हम यहां हमेशा के लिए फंस गए तो? रीना हर बार उसे समझाने की कोशिश करती, मगर खुद के भीतर डर और गुस्सा जमा होता जा रहा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और दोनों थकी हुई रेत पर बैठी थीं, पूजा अचानक रो पड़ी। आंसू बहाते हुए उसने कहा, दीदी, क्या हमें कभी घर लौटने का मौका मिलेगा? मम्मी पापा को फिर से देख पाएंगे? उसकी आवाज टूटी हुई थी। रीना का धैर्य जवाब दे गया। उसने तेज स्वर में कहा, चुप रहो पूजा, अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो और डर लगेगा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन आंखों में छिपा डर पूजा से नहीं छिपा। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। सिर्फ लहरों का शोर और उनकी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। रीना ने नजरें फेर लीं, मगर उसके भीतर वही सवाल गूंज रहा था जिसे पूजा ने जोर से बोल दिया था। क्या सच में वे दोनों कभी जिंदा घर लौट पाएंगी? सूरज डूब रहा था। नारंगी रोशनी धीरे धीरे काली रात में बदल रही थी। रीना और पूजा ने उस दिन कुछ नारियल इकट्ठा किए थे और पेड़ के नीचे बैठे खाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक झाड़ियों की ओर से अजीब सी खर्राटे जैसी आवाज आने लगी, मानो कोई जानवर सांस ले रहा हो। दोनों सहम कर एक दूसरे को देखने लगी। रीना ने फौरन पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और पूजा से भी कहा, तुम भी कुछ हाथ में ले लो। दोनों चुपचाप अंधेरे झुरमुट की तरफ नजर गड़ाए बैठी रहीं। आवाज और करीब आने लगी। पत्तियां चरमराईं और अगले ही पल झाड़ी फटकारते हुए एक जंगली कुत्ता बाहर निकला। उसका शरीर दुबला पतला था, आंखें लाल और भूख से पागल सी। उसने दांत दिखाए और गुर्राते हुए सीधा उनकी ओर बढ़ा। पूजा चीख पड़ी और पीछे हट गई। कुत्ता छलांग लगाने ही वाला था कि रीना ने पूरी ताकत से पत्थर फेंका। पत्थर उसके सिर के पास लगा और वह दर्द से कराहता हुआ पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद वह झाड़ियों में गायब हो गया, मगर उसकी गुर्राहट देर तक सुनाई देती रही। उस घटना के बाद पूजा पूरी रात कांपती रही। हर आवाज पर चौंक जाती, हर सरसराहट उसे उसी कुत्ते की याद दिलाती। अब वह जगह उन्हें और भी असुरक्षित लगने लगी, मानो हर तरफ खतरे छिपे हों। 20वां दिन था। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और दोनों बहनें कमजोर कदमों से समुद्र तट पर चल रही थीं। अचानक रीना की नजर किनारे पर फंसी किसी चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक टूटा हुआ लकड़ी का बॉक्स था, आधा रेत में दबा और आधा पानी से भीगा। दोनों ने मिलकर खींचा और किनारे पर निकाल लाई। दिल की धड़कन तेज थी। उन्होंने धीरे धीरे बॉक्स खोला तो अंदर कुछ पुराने टिन के डिब्बे और एक आधी टूटी हुई रस्सी मिली। डिब्बे जंग खाए हुए थे, लेकिन उनमें से 2 अब भी ठीक लग रहे थे।
रीना ने उन्हें हाथ में लेकर कहा, शायद इनमें कुछ खाने लायक हो। पूजा की आंखों में हल्की चमक आ गई, मानो बरसों बाद कोई खजाना मिला हो। कुछ देर बाद उन्होंने एक डिब्बा खोलकर देखा। भीतर सूखा सा बिस्किट जैसा कुछ था। स्वाद खराब था, लेकिन उस वक्त वह उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। रस्सी देखकर पूजा ने कहा, हम इससे झोपड़ी बांध सकते हैं। पहली बार दोनों को जीने की थोड़ी सी उम्मीद महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक डर भी उनके दिल में बैठ गया। रीना ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये चीजें यहां बहकर आई हैं, तो क्या इसका मतलब है कि और लोग भी यहां आ चुके हैं? उनकी आंखों ने अनजाने में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। आइलैंड अब उतना खाली और सुरक्षित नहीं लग रहा था। दिन धीरे धीरे हफ्तों में बदल गए। शुरुआत में हर छोटी बात पर झगड़ने वाली रीना और पूजा अब एक दूसरे की आदतें संभालने लगी। रीना रोज नारियल तोड़ने की कोशिश करती, जबकि पूजा छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े समेटकर आग जलाने की जिम्मेदारी उठाती। कभी पूजा डर के मारे टूट जाती तो रीना उसे गले लगाकर कहती, कुछ नहीं होगा, हम जिंदा लौटेंगे। और कभी रीना चुपचाप रोती तो पूजा उसका हाथ थाम लेती। भूख, डर और प्यास ने दोनों को थका जरूर दिया था, लेकिन इसने उनके रिश्ते को और मजबूत भी कर दिया था। अब वे कम बोलती, ज्यादा एक दूसरे को समझने लगी थी। एक रात जब वे तारे गिनते हुए पेड़ के नीचे बैठी थीं, रीना ने धीरे से कहा, पूजा, अगर हम बच भी गए तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। पूजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रीना की आंखों में थकान, डर और एक गहरी उदासी साफ झलक रही थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर पूजा ने सिर झुका लिया। उसे भी महसूस हुआ कि यह अनुभव उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाएगा। अब सवाल उनके सामने सिर्फ बचने का नहीं था, बल्कि यह भी था कि अगर वे लौटे तो आखिर किस हाल में लौटेंगी। 71वां दिन। सूरज ढलने से पहले समुद्र पर दूर एक छोटी सी परछाई दिखती है। रीना की आंखें चमक उठती हैं। पूजा, देखो, जहाज। पूजा दौड़कर उसकी ओर देखती है और दोनों बहनें एक पल के लिए रो पड़ती हैं। उनकी थकी आंखों में पहली बार सच्ची उम्मीद चमकती है। वे जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करती हैं और आग जलाती हैं। धुआं आसमान में उठता है। रीना अपनी फटी हुई चादर लहराने लगती है और पूजा पूरे जोर से चिल्लाती है, हम यहां हैं, हमें बचाओ। समुद्र की लहरों के बीच जहाज धीरे धीरे नजदीक आता है। दोनों बहनों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। कुछ ही देर बाद नाविकों की आवाज सुनाई देती है। बचाव टीम छोटी नाव लेकर किनारे तक पहुंचती है। रीना और पूजा दौड़ पड़ती हैं। उनकी टांगें कांप रही हैं, लेकिन उम्मीद ने उन्हें ताकत दी है। वे रोते चिल्लाते हाथ हिलाती हैं। आखिरकार किसी ने उन्हें सुन लिया था। टीम उन्हें अपने जहाज पर चढ़ा लेती है। थकी और कुपोषित दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोती हैं। आंसू उनके दर्द का बोझ हल्का कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सुरक्षित जगह पर कदम रखा, उनके शरीर ने हार मान ली। दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सवाल अब यह नहीं था कि वे बचेंगी या नहीं, बल्कि यह था इतने लंबे संघर्ष के बाद उनकी जिंदगी कैसी होगी। जब दोनों बहनें जहाज पर होश में आती हैं, उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाया जाता है। वहां कुछ अफसर और पुलिस वाले बैठकर उनसे सवाल करते हैं। रीना और पूजा पूरी कहानी बताती हैं। तूफान, भूख, नारियल, टूटी चप्पल और वह SOS का निशान। लेकिन तभी टेबल पर एक मोटी पुरानी फाइल रखी जाती है। अफसर गंभीर आवाज में कहते हैं, सुनो, तुम लोगों की कहानी हम पहले भी सुन चुके हैं। फाइल खुलती है और उसमें धुंधली तस्वीरें दिखती हैं। 2 औरतें, लगभग उनकी ही उम्र की। साल लिखा है 1972। उनके बारे में रिपोर्ट में लिखा था, 2 बहनें इसी आइलैंड पर फंसी थीं। उनका SOS का निशान और कुछ टूटा सामान वहीं मिला था, लेकिन वे बहनें कभी वापस नहीं लौटी। रीना और पूजा के चेहरे से खून उतर जाता है, क्योंकि जिस चप्पल, जिस लोहे के डिब्बे और जिस SOS के पास बैठकर उन्होंने जीने की कोशिश की थी, वह दरअसल उन लापता बहनों का ही सामान था। दोनों सहम कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। क्या उन्होंने सिर्फ अपना अतीत दोहराया है? क्या वह आइलैंड हमेशा बहनों को कैद कर लेता है, या ये बस इतिहास की कोई अजीब डरावनी गूंज थी? उनके सामने अब भी जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल और खामोशी थी।